नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। आई इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है बदलेगी तस्वीर। बजट को लेकर हमने खूब बात की, लेकिन बजट से मध्य प्रदेश को क्या मिला? क्या बजट के आने के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीरें बदलेंगी, या सड़क से वो कंडम वाहन जो बरसों से दिखाई दे रहे हैं वो अब धराशायी होंगे? उस पर क्या सरकार की नजर होगी? या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा जो है वो जहरीली हो रही है, तो क्या हवा में सुधार होगा, जिसको लेकर एक बड़ी राशि खर्च करने वाली है? तो इस बार के बजट में एमपी में भी बहुत कुछ मिलने वाला है। खासकर जब हम जीडीपी की बात करते तो जीडीपी से पहले 3% का लोन मिला करता था, अब वो बढ़कर 4% हो जाएगा, यानी इसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। लेकिन चुनौती वाला साल, क्या बजट बेमिसाल दिखाई दे रहा है? तो अभी तो यही नजर आ रहा है। हर जगह से ऐसी खबरें आई है कि बजट का लोगों ने स्वागत भी किया है और ये भी कहा कि बजट ठीक है, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाए, ना ही कोई बहुत ज्यादा फायदा, लेकिन इतना जरूर है कि हेल्थ को लेकर सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। साथ ही कैसे हम प्रदूषण से मुक्ति पाए, पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, और पर्यटन को जब बढ़ावा मिलेगा तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटन एक नए रूप में नजर आएगा। और इसीलिए वायु प्रदूषण कम करने पर खर्च होंगे 150 करोड़। वित्त वर्ष 2021-22 में खर्च की जाएगी यह राशि। लेकिन उसके साथ ही 10 लाख की जो आबादी वाले शहर है उसमें कुछ ज्यादा फायदा मिलने वाला है। 20 साल पुराने करीब 3 लाख वाहन जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो अब कबाड़ हो जाएंगे। 3000 करोड़ का ज्यादा खर्च ले सकेगी राज्य सरकार, जैसा हम आपसे कह रहे थे, और 10,000 पेंशनर्स को आयकर रिटर्न भरने से छूट भी मिलेगी। भोपाल मंडल के इटारसी से होकर गुजरेगी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। इटारसी और बिजवाड़ा के बीच डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी चलने वाली किसान, व्यापारी, उद्योगपतियों समेत अन्य व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश समेत आसपास के राज्यों को कितना इससे फायदा होगा, यही हमारा विषय है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 2022 तक चालू रखने का लक्ष्य किया है रेलवे के इस कॉरिडोर को कि आखिर 2022 तक इसको अंजाम दे दिया जाए। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की बात, यानी जो आदिवासी अंचल के छात्र हैं उनको पढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। 38 करोड़ रुपए स्कूल पर खर्च होने वाले। मध्य प्रदेश के करीब 25 जिलों के 89 विकासखंड जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं। इन विकास खंडों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके पॉलिसी का असर भी मध्य प्रदेश में दिखेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में, जैसा हम कह रहे थे, जो कंडम वाहन है उनको ठिकाने लगाया जाएगा। तो चलिए मेरे साथ 3 मेहमान जोड़ा, समझते हैं जरा। बजट को लेकर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के। योगेश यादव जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन शर्मा जी, बजट आया, बजट का स्वागत हुआ है। ये जरूर है कि मध्यम वर्ग को बहुत कुछ नहीं मिला, हम उस पर काफी बात कर चुके, लेकिन मध्य प्रदेश की दृष्टि से क्या देख रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलने वाला है और तस्वीर बदलने वाली है मध्य प्रदेश की? देखिए, बजट में जो इस बार प्रावधान किए गए, अगर किसानों के हित में निर्णय किए, ज्यादा खरीदी होगी तो मध्य प्रदेश के किसानों को भी लाभ मिलेगा। अगर सौर ऊर्जा पर ज्यादा काम होगा तो मध्य प्रदेश में भी बिजली का खर्च घटेगा। अगर हाईवेज निर्माण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया तो मध्य प्रदेश में भी उसका लाभ जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से चाहे लघु उद्योगों के हित में 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया तो मध्य प्रदेश के छोटे व्यापारी भी लाभान्वित होंगे। अगर एकलव्य स्कूल बनेंगे तो यहाँ के आदिवासी बहुल एरिया में भी बनेंगे। आदर्श स्कूल बनेंगे तो लाभ होगा। कुल मिलाकर के स्वास्थ्य बजट में भी यदि वृद्धि की गई है तो मध्य प्रदेश अछूता नहीं रहेगा। और एक और बात अभी आप बता रहे थे, इन सब चीजों के साथ साथ कि राज्यों की क्षमता में वृद्धि की गई है। कहीं ना कहीं ये हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का परिचायक है। केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों को ताकतवर माना है, इसलिए राज्यों को अधिकार दिया है कि अब वो ज्यादा लोन ले सकेंगे। और 13,000 करोड़ रुपए बड़ी राशि होती है, इसको अतिरिक्त तौर पर मध्य प्रदेश आरबीआई से ले सकेगा। तो मुझे लग रहा है चाहे रेलवे के डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे हेल्थ सेक्टर का हो, मध्य प्रदेश भी देश के एक बड़े राज्य के नाते लाभान्वित होगा। ठीक वैसे जैसे शरीर जब पूरा स्वस्थ होता है तो हर अंग स्वस्थ रहता, लाभान्वित होता है। अब देश का हृदय ही है मध्य प्रदेश, तो हमें तो लगता है कि दिल भी ठीक हो जाएगा। निश्चित तौर पे ये बजट विशेष परिस्थितियों में आया। हम सब जान रहे थे कि अर्थव्यवस्था असफल की ओर जा रही थी। उसको संभालने के लिए जो बूस्टर डोज पिछले दिनों सरकार ने दिए थे,
प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस बजट को भी उसी तारतम्य में देखा जाना चाहिए। और यह बजट इसीलिए लोक लुभावन नहीं है, यह बजट में रेवड़ियां नहीं बांटी गई हैं। इस बजट में सीधे सीधे प्रावधान किए गए हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, ग्रामीण विकास, इन सबको प्राथमिकता में रखा गया है। जी योगेश यादव जी, सवाल उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से कि बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मध्य प्रदेश की दृष्टि से हम देखें तो जो कंडम वाहन है जिसकी कई बार शिकवा शिकायत होती रही है और इसका धुएं के असर हम देखते हैं कि हम लोग की सेहत पर भी पड़ता है। प्रदूषण ठीक करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जीडीपी का 4% भी अब कर्ज ले सकेगी। हालांकि कर्ज से कब तक काम चलेगा यह अलग मुद्दा है, पर फिर भी मध्य प्रदेश को एकलव्य स्कूलों के साथ साथ बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज जी, कंडम वाहन के पहले मैं आपको संपूर्ण समग्र बजट के बारे में स्पष्ट कर दूं। जो बजट देश के लिए ही नहीं उपयुक्त है वो मध्य प्रदेश के लिए कैसे हो सकता है? आप बताइए, कोई भी बजट के पीछे एक विजन होता है। इस बजट में कोई विजन नहीं था। ऐसा लगता है कि रेंगती हुई गाड़ी पटरी पर कहीं ना कहीं अचानक और ठप कर दी गई है और ये देश रसातल की तरफ जा रहा है और इससे देश के अंदर स्थितियां और बेकाबू होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, देश का हालत खराब होगी। ये बजट ना तो गांव की ओर है, ना रोजगार की ओर है, ना किसानों की ओर है, ना महिलाओं की ओर है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें इस बात की पूरी संभावना थी कि मध्यम वर्गीय परिवार को बजट में टैक्स रिलैक्सेशन बढ़ाया जाएगा, जिस पर कोई प्रावधान नहीं किया, टैक्स पर कोई छूट नहीं दी गई, रोजगार का सृजन नहीं किया गया। इससे मुद्रा स्फीति और बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। महिला उद्योगियों के संदर्भ में एक शब्द नहीं है कि किस तरीके से हम इनका रोजगार, क्योंकि इस देश के अंदर असंगठित महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या है। जो हम इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा, अभी एक बात को ये बहुत जबरदस्त तरीके से कह रहे हैं कि 75 प्लस के लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना पड़ेंगे आयकर रिटर्न के संदर्भ में। अरे 75 प्लस के पेंशनर और उनका तो पहले ही आपने निवाला छीन लिया। जो आप 10-10.5% ब्याज हम लोग देते थे यूपीए सरकार में, आज 5-5.5% पर लाया, तो आधा निवाला तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया। अब 75 और मध्य प्रदेश में मात्र 2-2.5 लाख लोग इससे वो होंगे। और दूसरी बात है, चूंकि संदर्भ मध्य प्रदेश का है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश की तरफ कोई दृष्टि नहीं है, सिर्फ ये है कि ये देश का एक मध्य प्रदेश है तो इसलिए मध्य प्रदेश है। और उसमें हमारे प्रवक्ता महोदय वो बातों को गिना रहे हैं जो देश के लिए लागू की गई है। मैं ये कहता हूं कि ये राजनीतिक बजट निकालने की आवश्यकता की है। अभी आपको बंगाल दिख रहा है, इस बात की भी बहुत थी बजट आने से पहले कि कुछ नए कराधान देखने को मिलेंगे, कुछ नए टैक्सेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोविड के संकट से हम जूझते रहे हैं, पर उससे कम से कम लोग बचे हैं। मैं आपको एक बात मनोज जी बता देना चाहता हूं। आप कह रहे थे कंडम वाहनों के संदर्भ में इंदौर, जबलपुर, भोपाल यहाँ पर किया है। मैं इसको भारत के उद्योग मंत्री नितिन गडकरी की एक कुचाल मानता हूं। मेरे शब्दों पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि मार्केटिंग वैल्यू कम होती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है बड़ी कंपनीज से इनका इंटरनल जो समझौता हमेशा होता आया है वैसा समझौता हुआ है कि हमारी बिक्री कम हो गई है, बिक्री का प्रतिशत लगातार देश में घटता जा रहा है। तो ये नए वाहनों को निकालने के लिए क्या आप प्रदूषण रोकने के लिए अन्य पॉलिसीज भी ला सकते थे? इतने टेक्निकल साधन है हमारे देश में, इससे आप पुराने वाहनों के भी पॉल्यूशन कम किए जा सकते थे। ये षड्यंत्र सिर्फ अपने बेचने के लिए किया है और उद्योगपतियों के साथ मिलकर। सर अनिल श्रीवास्तव जी जुड़े मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर मध्य प्रदेश की दृष्टि से चूंकि हम लगातार बजट पर बात कर रहे थे, लेकिन अब समग्र बजट हम लोग के सामने है, पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत समझा भी है उसको। आपको लग रहा है क्या कुछ तस्वीरें बदल पाएगी मध्य प्रदेश की? ये मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अगर मध्यम वर्गीय परिवार कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया, अगर इनके लिए थोड़ा बहुत किया गया होता तो काफी कुछ राहत मिलती। आप कह रहे हैं कि टैक्सेस हमने नहीं बढ़ाए, ठीक है, आपने टैक्सेस नहीं बढ़ाए, लेकिन डीजल पेट्रोल पे फिर से आपने सेस लगाने की घोषणा कर दी। तो अल्टीमेटली कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ा दे तो कान ही है और आदमी को निचोड़ना है ही। अब ऑलरेडी अभी स्थिति ये है कि शतक पे पहुंच गया है पेट्रोल, और उसके ऊपर अगर आप और सेस लगा रहे हैं, डीजल पे लगा रहे हैं, तो महंगाई सीधी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, आने जाने का वे भाड़ा बढ़ेगा, और उस भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। वैसे ही महंगाई इस समय इतनी ज्यादा पहुंच गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है।
टैक्सेस में गृहिणियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे कि वो अपने घरेलू खर्चों में मतलब को मेंटेन कर सके, अपनी गृहस्थी चला सके। आपने जो बातचीत करी है, जो आपने घोषणाएं की है, अगर आप उसका बारीकी से मनोज जी एनालिसिस करें तो वो ये पाएंगे कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां जरूर राहत है, लेकिन गैर क्षेत्रों में कोई भी राहत नहीं है। आपने ठीक है कंडम वाहनों की विदाई कर दी, वायु प्रदूषण उससे कम होगा। आदिवासी क्षेत्रों में आप एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मध्यम वर्गीय परिवार और कर्मचारियों के लिए जो थोड़ा बहुत किया जाना चाहिए था, जो रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए था, आप क्या जरूर है कि इतने रोजगार हमें मिलेंगे। आपने तो पहले भी घोषणा की थी कि हम 2 करोड़ लोगों को पर ईयर घोषणा मतलब रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? आप अभी कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो आपका ये वादा सही है कि वो पिछला 2 करोड़ का वादा सही है? पहली बात तो यही हो रही है कि अच्छा, आपने 75+ आदमी को राहत दी है। आप बताइए मनोज जी, आज के जमाने में जहां मिलावटी खाना मिलता है, हर चीज मिलावटी मिल रही है, 75 पार कितने लोग कर पाते हैं? आदमी की औसत उम्र 60 आके खत्म हो गई है कि ये आदमी की औसत उम्र है, जो औसत उम्र है 75 क्रॉस आप कर रहे हैं, आपने पहले ही उनको निपटा रखाएगा। और सबसे बड़ी बात, आदमी अगर 60 से ऊपर जाता है तो पहले ही वो अपना प्रॉपर्टी को अपने घर बच्चों में इसमें उसमें सब उनके नाम कर देता है। तो अब उसको कहाँ से राहत मिलेगी? तो ये तो आपका सीधा सीधा एक लॉलीपॉप है पकड़ने का। मैं समझता हूँ इससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। जी जी, चलिए धैर्यवर्धन जी, आम जनता को राहत नहीं मिलेगी ऐसा सभी कह रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के जो व्यक्ति है, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उसके लिए तो खैर बहुत कुछ इसमें नहीं है। लेकिन अब आ चुका है बजट, इसी बजट में हमें काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है। फिर रास्ता क्या होगा? कंडम वाहन की जहां तक बात है तो योगेश यादव जी ने बड़ा आरोप लगा दिया कि बाएं बाएं दूसरी कंपनियों को लाने की एक वो मौका है, और नितिन गडकरी जी ने बड़े जोरदार तरीके से खेल खेल दिया। देखिए, अब योगेश यादव जी से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे इस बजट की? जबकि मैं योगेश यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि ये बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आज के अखबारों में लिखा हुआ है कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई की बिक्री जनवरी में 25% तक बढ़ी। आप कहें तो इसको मैं और फिगर क्लियर कर देता हूं कि जनवरी में मारुति सुजुकी 4% बढ़ा है, हुंडई 16% बढ़ा, टाटा मोटर्स की बिक्री 25% बढ़ी है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी की थोड़ी घटी है। अब आप ये देखिए, इस प्रकार के फिगर सामने आ रहे हैं, इस पॉलिसी से क्या संबंध हुआ? कार जिनको नहीं खरीदना है वो तो खरीदेंगे, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों की पॉकेट में पैसा आएगा, वो कार खरीदेंगे और महंगी कारें भी खरीदेंगे। पर आखिर इस भारत की धरती को लोहे के कबाड़ का गलियों में ढेर न लग जाए, उसके लिए सरकार को कोई ना कोई प्रोत्साहन योजना लाने का विचार तमाम बुद्धिजीवी लोग दे रहे थे। और ये दादागिरी नहीं है कि जबरन छीन ली जाएगी, ये स्वैच्छिक होता है कि अगर आप नई कार खरीदने की मंशा है आपके मन में, और 20 साल पुरानी कार अगर आपके पास हो चुकी है, तो उसको आप जब जमा करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, या नई कार पे जो भी प्रतिशत तय होगा उसकी छूट मिलेगी। उसका कोई दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कि ऐसा भी कुछ होगा। ये कहा कि उनको कंडम किया जाएगा, अब कंडम होगा तो स्वाभाविक है खैर, लेकिन बजट में ये कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। आप हो तो बता दीजिए। जी, मैं दोबारा से सुनना चाहूंगा। मैं यही समझना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कंडम वाहन की जो बात हो रही है कि यदि वो जमा होंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ जो भी ग्राहक होगा उसको कुछ मिलेगा भी। क्या मिलेगा ये मुझे दिखाई नहीं दिया, यदि आपने देखा हो तो बता दीजिए। नहीं, देखिए, आज उसका प्रावधान नहीं हुआ है, पर सरकार ने अपनी मंशा जता दी है। अब उसके विशेषज्ञ लोग हैं जो वो बैठ कर के सरकार के साथ उसकी पॉलिसी तय करेंगे कि किस लेवल के वाहन के एवज में उपभोक्ता को क्या लाभ दिया जाए कि वो आसानी से वो अपने पुराने वाहन को निकाल भी दे और नया वाहन प्राप्त करके अपने परिवार को भी आनंद दे सके। और यदि वो रोजगार की दृष्टि से उसने ट्रक या भारी वाहन इस प्रकार के बसेस वगैरह उसके पास हैं, तो अपना अगले 10-20 सालों के लिए अपने रोजगार को फिर सुनिश्चित कर सके। सरकार उसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं देगी। और मैं बता रहा हूँ, आरोप लगाने में कुछ नहीं जाता है, पर जो लोग मोदी जी पर भरोसा करते हैं वो जानते हैं कि ये सरकार दूरगामी सोच को लेकर के काम कर रही है कि देश के करोड़ों लोग
उतने ताकतवर बने आर्थिक तौर पर कि जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सरकार का विचार है, हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें। जी जी बिल्कुल जी। योगेश जी, मोदी जी पर भरोसा करते करते ही तो देश रसातल की तरफ जा रहा है। मैं बोलता हूँ धैर्यवर्धन जी बहुत धैर्यता से इस बात को स्वीकार करें कि ये जो पॉलिसी आई थी पॉल्यूशन की, ये भारत के 4 महानगरों के संदर्भ में आई थी। आज उन महानगरों में वाहनों की हालत जो कंडम घोषित किए गए हैं उनको कोई मुआवजा नहीं है। जो वाहन की कीमत 4 या 5 लाख सामान्यता रहती है सेकेंड हैंड पर, वो आज दिल्ली में 50 या 60 हजार रुपए पर बिक रहे हैं। अभी उसका समय भी घोषित हो गया था पिछले जनवरी 2020 को, लेकिन उसको 1 साल इसलिए बढ़ाया गया कि कोरोना के कारण बढ़ाया। ये पॉलिसी बड़े महानगरों में एक बार उपयुक्त हो सकती है, लेकिन आप उन नगरों में भी लेकर जा रहे हैं, संपूर्ण समग्र भारत में लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपकी इस पॉलिसी के संदर्भ में कूटनीति नजर आती है। और निश्चय ही यदि पॉल्यूशन के संदर्भ में हमारे वैज्ञानिक IIT के बच्चे बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, आप और दूसरी पॉलिसी यदि अडॉप्ट करते, मैं निश्चित कहता हूं कंडम वाहनों पर कोई 1 रुपया नहीं देगी ये सरकार। सरकार की जो जिसको कहते हैं ना कल्पनाशील योजनाएं बहुत होती है, ऐसा भारत बढ़ जाएगा 2025 में, ये दुगना हो जाएगा, इतने रोजगार हो जाएंगे, तो ये कल्पनाशील सरकार है। इनको यथार्थ के धरातल पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पहले स्टैटिस्टिक्स करके आंकड़ों के आधार पर करें। इनको क्या होता है कि हमने ये योजनाओं को किया, वो सिर्फ या प्रतीक के रूप में बन जाते हैं, लेकिन वो समग्र भारत के लिए अव्यवहारिक रहती है। लेकिन जो एकलव्य स्कूल जिनकी बात हो रही है, तो हम भारतीय मध्य प्रदेश की बात करें तो जनजाति का प्रतिशत हमारे यहाँ ज्यादा है, और यदि उसमें सुधार होता है, एकलव्य स्कूल की तरफ सरकार बढ़ती है, और हमें लगता है उसमें भी PPP मॉडल पर जाएगी सरकार, जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ तो मिलेगा लोगों को। बता दूं, अभी आदिवासी जो भी क्षेत्र है, चाहे झाबुआ हो गया, हमारा बालाघाट शहडोल हो गया, वहां के स्कूलों के हालात इतने ज्यादा बदतर हैं। आदिवासी के विकास के लिए यदि आप अलीराजपुर के स्कूल, झाबुआ के और धार के स्कूल ही सुधार दें तो वो बहुत बड़ा होगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम एकलव्य स्कूल खोलेंगे, जो स्कूल अभी संचालित है वहां की हालात कितने बदतर हैं, या वहां पर मास्टर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, आप उनके हालात तो देखिए। मैंने कहा ना कि प्रतीक के रूप में आप एक शब्द गढ़ लेते हैं कि आदिवासियों के लिए हम एकलव्य यहाँ शुरू करेंगे, लेकिन आप यथार्थ के धरातल पर जो हमारी पटरी पर गाड़ी को लेकर आना है, आप उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। योजनाओं पर योजनाएं, नारे पर नारे, भारत होगा, मजबूत भारत होगा, अपनी बात, देश की बात। बजट तो सर जब आया है तो नारे और तमाम तरह के हम ये भी देखते रहे हैं कि जब, खैर इस बार तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब भी संसद में कोई खड़ा होता है तो बाकायदा 2 अच्छे कवियों की कविता लेकर आते हैं, जो भी वित्त मंत्री जी रहते हैं, फिर उससे शुरुआत करते हैं और वो सब दिखाई देता है। लेकिन हकीकत क्या होती है आप हम सब जानते हैं। अनिल श्रीवास्तव जी, यही हम देखते आए हैं, जब जब बजट आता है तो बजट लोगों की घर गृहस्थी को बिगाड़ता भी है, बनाता भी है। लेकिन कुछ जगह हम देख रहे हैं, जैसे गैस की टंकी जो होना चाहिए, जो घर में घरेलू गैस सिलेंडर है, उस पर आज ही के दिन 45 रुपए बढ़ गए, जो देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी राहत क्या इससे मिलेगी कि 3% अभी तक जो GDP पर मिलता था राज्य सरकारों को, अब वो बढ़कर 4% हो गया। लेकिन सवाल यही है कि कर्ज लेके कब तक हम काम करते रहे। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि बजट में लंबा चौड़ा लाखों करोड़ों का कर्ज लेने का प्रावधान है। हम वैसे ही रसातल में पहुंच रहे हैं मनोज जी। अगर ऊपर से हम 12 नहीं 20 लाख करोड़ ले ले तो अल्टीमेटली आना तो है हम सबके ऊपर। हर आदमी कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। अभी बातचीत चल रही थी एकलव्य स्कूलों की कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का स्तर ऊपर उठाने विद्यार्थियों के लिए हम एकलव्य स्कूल खोलेंगे। मैं धैर्यवर्धन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, आदिवासी क्षेत्रों में घोषणा कर रही है और गैर आदिवासी क्षेत्रों से 40,000 स्कूल खत्म कर दिए गए हैं। तो शिवराज जी यहाँ निपटा रहे हैं स्कूल और वहाँ खोल रहे हैं। मैं आपकी बात पर जवाब ले लेता हूँ, फिर आपकी बात पूरी कर। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दीजिए। अनिल जी ने निपटाने शब्द का प्रयोग किया है। दरअसल ये परिस्थिति जन्य निर्णय होते हैं सरकार को कभी यह लगता है किसी राज्य में कि चरवाहों के बच्चों को वहीं जाकर के पढ़ाना चाहिए, तो आपने वह निर्णय भी देखे कि ऐसी व्यवस्था भी कुछ राज्यों में की। अब यदि सरकार के सामने यह बात आ रही है कि छोटे छोटे EGS स्कूल में छात्री नहीं है, कहीं कहीं तो फर्जी नाम जोड़े गए थे, उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, तो आखिरकार सरकार को निर्णय करना पड़ेगा ना कि उनको समेकित किया जाए, उनको पास के विद्यालय से जोड़ा जाए, वहाँ ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाए। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये तो
परिस्थिति जन्य निर्णय होते हैं। जब जैसी परिस्थिति होती है सरकारें जनहित में वैसा निर्णय करती हैं और उसमें बहुत ज्यादा आलोचना का विषय नहीं होना चलिए, चाहिए। चटवी मेरी पटवी तेरी सब बराबर है। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जरा सुनाता हूं कि जब बजट आया और जयंतीलाल भंडारी जी जुड़ गए मेरे साथ, अर्थशास्त्री है और इकोनॉमिस्ट है बड़े, मैं उनसे भी बात करूंगा और अनिल जी आपकी बात भी पूरी करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा शिवराज सिंह चौहान और जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा ने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो आत्मनिर्भर भारत का बजट है। कोरोना काल में एक नई दिशा और एक नई दृष्टि देश के विकास और जन कल्याण की इस बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का ये बजट है। अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने वाला मानवीय बजट। और कुल मिला के इन परिस्थितियों में 34,80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का इसमें समावेश है। ये बजट एक दिशाहीन प्रधानमंत्री और दिशाहीन वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट है, जिसमें कहीं कोई राहत आम जन को, किसान को देखने को नहीं मिल रही। नौजवान के लिए कोई महती योजना लागू नहीं की। उल्टे मैंने जो सुना, कृषि के नाम पे मनोवैज्ञानिक ब्लैकमेल करने की कोशिश नरेंद्र मोदी साहब ने की है। चलिए, सज्जन वर्मा कह रहे थे कि ये हताशा भरा बजट है। खैर, बजट पर चर्चा हम चल रहा है। मेरे साथ जयंतीलाल भंडारी जुड़े हैं। भंडारी साहब, क्या कहेंगे? बजट पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन बजट से अब ये समझ आ रहा होगा कि मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है, और हम चर्चा यही कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश की तस्वीर इससे बदलेगी या कुछ और दिखाई दे रहा है आपको? वास्तव में निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया है वह पूरे देश का बजट है और उसमें राज्यों के लिए बहुत अलग से प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में इस बजट के माध्यम से बुनियादी ढांचा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। सड़क निर्माण के अंदर मध्य प्रदेश का हिस्सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसी बातें हैं जिनसे रोजगार भी बढ़ेगा। और जो एक कमी है कि 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो राज्यों को अनुदान दिया जा रहा है उसमें विभिन्न राज्यों के अनुदान में जो कमी आ रही है, तो मध्य प्रदेश के अनुदान में भी उसमें कमी आएगी। लेकिन जो खास बात है कि मध्य प्रदेश को जरूरत के लिए अतिरिक्त ऋण लेने की जो सुविधा दी गई है नए बजट के तहत, उससे मध्य प्रदेश अपने विकास के लिए और अपनी बुनियादी ढांचा और दूसरी विभिन्न योजनाओं के लिए अब उपयुक्त रूप से ऋण ले सकेगा। क्योंकि ये ऋण लेना भी कहीं एक नियंत्रण के अंदर आता है केंद्र सरकार के द्वारा, और वो उसके लिए बजट में अलग से घोषणा करना पड़ती है। तो ये एक मध्य प्रदेश के लिए फायदा होगा कि अतिरिक्त जरूरत के हिसाब से ऋण लिया जा सकेगा। कुल मिलाकर ये नया बजट जहाँ पूरे देश के लिए उपयोगी, राहतकारी और रियायतों से भरा हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश के लिए भी ये उपयोगी और राहतकारी है। लेकिन एक बात जो इस बजट के माध्यम से दिखाई दे रही है, देश के लोगों को भी वो बात अनुभव हो रही है, मध्य प्रदेश के लोगों को अनुभव हो रही है कि इसमें मध्यम वर्ग के लिए और छोटे आयकरदाताओं के लिए बहुत कुछ प्रोत्साहनदायक कदम नहीं है। खासतौर से जो टैक्स पेयर हैं, छोटे आयकरदाता हैं, उनके लिए टैक्स स्लैब के अंदर कोई छूट नहीं दी गई है। वही टैक्स स्लैब है, वही बचत के लिए सुविधाएं और छूटें हैं जो पहले हैं। तो मध्य प्रदेश के भी जो छोटे आयकरदाता हैं, मध्य प्रदेश का भी जो मध्यम वर्ग है, वह इस बजट से
कहीं बहुत अधिक लाभान्वित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी जो मदें हैं, स्वास्थ्य संबंधित मदें हैं, पेयजल से संबंधित मदें हैं, बुनियादी ढांचा है, लघु कुटीर और छोटे उद्योग हैं, और खासतौर से जो कोविड-19 के बाद में टीकाकरण अभियान है पूरे देश में बढ़ना है, मध्य प्रदेश में भी बढ़ा, तो कुल मिला के दूसरी सारी जो सुविधाएं देश के लोगों को बढ़ रही हैं, और इसके लिए वित्त मंत्री ने खुले हाथों अपने सौगातें दी हैं उन्होंने, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जीडीपी के 6.8%, 6.8% तक उन्होंने जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, उसे विस्तारित किया है। तो कुल मिला के पूरे देश को भी यह लाभान्वित करते हुए दिखाई दे रहा है, और मध्य प्रदेश को भी लाभान्वित करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। एक अनिल श्रीवास्तव जी जुड़े, बात पूरी नहीं हो पाई थी। सर, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, समय कम है जी। मैं धैर्यवर्धन जी ने जो जवाब दिया था एकलव्य स्कूल और दीगर स्कूलों के विषय में, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, उनका ये कहना है कि जिन जो स्कूल अनुपयोगी साबित हो रहे थे, जिन स्कूलों में संख्या बहुत कम थी या जहां सुविधाएं नहीं थी, उन स्कूलों को शिवराज सरकार ने बंद किया है। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें तो सुविधा दे दें आप। आज भी बाकी जो बचे हुए उनकी भी वही स्थिति है जो बाबा आदम के जमाने में थी, उनमें भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा ये कि 40,000 स्कूल हमारे बंद हो गएंगे, तो सुधार दिखे भी तो हम आगे का अंदाज लगा सकते हैं। धैर्यवर्धन जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश को बजट से बहुत कुछ मिलना चाहिए था, वैसा है नहीं। लेकिन फिर भी ये नजर आ रहा है कि नर्मदा चंबल एक्सप्रेस भूमि जो अधिग्रहण का मामला था उसमें तेजी आ जाएगी, कंडम वाहन जो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं शायद उससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कुछ बातें जरूर दिखाई दे रही है इस बजट के चलते, और सड़कों का जो जाल जिसकी बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान ज्यादातर उन राज्यों में है जहां पर चुनाव होना है। और मध्य प्रदेश को लाभ कितना मिलेगा इस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब सवाल यही, क्या नए बजट से बदलेगी तस्वीर? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटोन पर।